नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 12 डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दिसंबर 2019 में पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी मॉस्को में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी दोहा में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जिनेवा में हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2019 जारी की गई। इससे किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए क्रिस्टीना लैगार्ड, ऑप्शन बी एंजेला मार्केल, ऑप्शन सी नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एंजेला मार्केल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एंजेला मार्केल। 12 दिसंबर 2019 को प्रतिष्ठित अमेरिकी जो अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स है के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है जारी की गई। इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसमें क्या 34वां स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा 34वां स्थान प्राप्त हुआ? निर्मला सीतारमण को 34वां स्थान प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना। हाल ही में इसरो ने रीसैट-2 BRI के साथ 9 वाणिज्यिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दे रखे हैं कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C48 से इनका सफल प्रक्षेपण किया गया। और इसमें कथन 2 रखा है कि इसरो द्वारा रीसैट-2 BR फर्स्ट के साथ प्रक्षेपित 9 वाणिज्यिक उपग्रहों में इजराइल, इटली, जापान एवं USA के उपग्रह शामिल हैं। और कथन तीसरा दे रखा है रीसैट-2 BR-1 उपग्रह की जो मिशन की आयु है वो 8 वर्ष है। तो बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हमारा कथन सही हो जाएगा, पहला कथन सही होगा, फर्स्ट एंड 2। हमारा कौन सा कथन सही होगा? फर्स्ट एंड 2, ये वाला कथन फर्स्ट एंड 2। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C48 में इनका सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो द्वारा रीसैट-2 BR-1 के साथ प्रक्षेपित 9 वाणिज्यिक उपग्रहों के जो इजराइल, इटली, जापान एवं USA के जो उपग्रह हैं उसमें शामिल हैं। इसमें राजधानियां मिलाना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग उत्तर चुनिए। इसमें देश दे रखा है तथा राजधानियां दे रखी हैं, जैसे ब्राज़ील, क्यूबा, केनिया और ये हुआन, ब्राज़ीलिया और लुसाका, नैरोबी। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कि ब्राज़ील की क्या है कि ब्राज़ीलिया जो है ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की है, हवाना क्यूबा की है, नैरोबी केनिया की तथा लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। तो यहाँ ऐसे मिलान कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें खासी, पटकोई और अराकान योमा, और नागा, जैंतिया और खासी, लुसाई, पटकोई और ये जैंतिया, और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि जो बर्मीज, अराकान और योमा पर्वत तथा बर्मीज, अराकान, योमा पर्वत चाप जो पश्चिमी यमंतर में है उपस्थित है, और ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं उसमें नागा, चीन, लुसाई एवं पटकोई हैं। और जो सर्वोच्च चोटी है जो माउंट विक्टोरिया 3094 मीटर है। और जो इसमें खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, ये म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है तथा विकल्प डी सही उत्तर है। अब ब्लू मून पर घटना होती है जब एक ही माह में 2 से अधिक पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हों,
जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक माह में 2 पूर्णिमा हो, और इसमें जो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ब्लू मून होता है ये एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण ये घटित होती है। एक चंद्रमा लगभग क्या होता है कि 19.5 दिन का होता है। ये 19.5 दिन का होता है। और इसमें क्या होता है कि यदि कैलेंडर वर्ष 29.5 को अगर गुणा 12 से कर दिया जाए, अर्थात ये हो जाएगा 354 दिन का होता है। फिर कितना आ जाएगा? 354 दिन आ जाएगा। और ये जो इसमें 12 पूर्णिमा होती हैं, और कभी भी एक वर्ष में अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन एक वर्ष में जो 365 मतलब 365 से 1/4 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष में जो 12 पूर्णिमाएँ के लिए आवश्यक 354 दिन के बाद लगभग 11 दिन शेष बच जाते हैं। तो यही कारण है कि लगभग 2.716 वर्ष में अतिरिक्त पूर्णिमाएँ घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं, और इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। तो इसे ही कहते हैं। वो सीमा जिसके बाहर जो तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, एंडिगटन सीमा, और ये हयाल सीमा, और ये फाउलर सीमा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति होती है। ये कहाँ पे होती है? ये बिहार और आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, असम और केरल में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा असम और केरल में। ये भारत में क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति केरल और असम में है, और इसमें जो है ये उन क्षेत्रों को भली भांति विकसित हैं जहाँ ये 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर के लिए, 200 सेंटीमीटर के लिए जहाँ पर शुष्क वर्षा पाई जाती है ये वहाँ पाए जाते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षत पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ये ताप के कारण होता है, या इंद्रधनुषी प्रकाश के कारण होता है, या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है, या इंफ्रारेड प्रकाश के कारण होता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। क्योंकि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य की बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाती है तो उस समय क्या है कि सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक जो वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण गुजरता है उसको नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान जो सूर्य से निकलने वाली जो उच्च ऊर्जा की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षत पहुंचा सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? ये संविधान निर्माण के समय किया गया है, 26 जनवरी 1950 को किया गया है, 42वें संविधान संशोधन में किया गया है, 41वें संविधान संशोधन में किया गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का, कौन सा भाग? 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। और जो ये 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या हुआ था कि इसके द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया है, जिससे इनकी संख्या अब कितनी हो गई है? इसमें 11 हो गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 24। जो संविधान के अनुच्छेद 24 में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत है के अनुसार 14 वर्ष के बच्चे, जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, 14 वर्ष के बच्चे होते हैं
14 वर्ष से कम आयु के जो मतलब किसी भी बालक के किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए जो नियोजित नहीं किया जाएगा और या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में उनको नहीं लगाया जाएगा, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं। हाल ही में इंटरनेट थिंग्स IoT इंडिया कांग्रेस 2019 का आयोजन हुआ, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये बेंगलुरु में हुआ था। अब भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1985 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 1985 में किया गया था, क्योंकि पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी नीति और कार्यक्रमों के जो कार्यान्वयन के नियोजन हैं और उनकी निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी तैयार की, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कितने में? 1985 में। अब क्या हुआ? अब जो है कि हाल ही में समाचारों में रहा SCO JTEX 2019 क्या है ये? बताना है। ये संयुक्त नक्सल विरोधी अभ्यास है, संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है, संयुक्त शहरी भूमध्य खोज एवं राहत अभ्यास है, और ये सुनामी राहत अभियानों पर संयुक्त अभ्यास है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। इसमें क्या है कि ये 4 से 7 नवंबर कब हुआ था? ये 4 से 7 नवंबर 2019 को। 19 के दौरान जो शहरी भूकंप खोज एवं बचाव पर संघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास SCO JTEX 2019 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और भारत का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इस आयोजन का मेजबानी कर रहा था। फिलिप्स का निम्नलिखित में से किन के माध्य संख्या को प्रदर्शित करता है? इसमें है GDP समृद्धि वृद्धि और कर संग्रह के लिए, मुद्रास्फीति और GDP समृद्धि के लिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी और गरीबी के लिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के लिए। क्योंकि जो फिलिप्स वक्र एक ग्राफिक वक्र है जो कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को बताता है। ये दर्शाता है कि मुद्रास्फीति कम होने से बेरोजगारी अधिक होती है और उच्च मुद्रास्फीति बेरोजगारी को कम करती है। अब जो ये परिवर्णी शब्द संकल्प का जो है पूरा नाम क्या है? इसमें जो स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल एग्जीबिशन एंड नो हाउ एक्टिविटी फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लेबर प्रमोशन। ऑप्शन डी स्किल जो एक्सोपेंट्स एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा, स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन यानी कि संकल्प कार्यक्रम का मुख्य ध्येय कुशलता का विकास करना है, और ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का कार्यक्रम है जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित कौशल है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास मिशन को लागू करना है। हाल ही में सरल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा डी, नवीन। जो अगस्त 2019 में सरल यानी कि स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स सूचकांक केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह द्वारा जारी किया गया था। ग्रीन पीस
द्वारा जारी एक रिपोर्ट अनुसार 2019 में विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अधिक जो उत्सर्जनकर्ता देश कौन सा है? यहाँ भारत है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह हमारा ऑप्शन सही होगा ए, भारत है। क्योंकि ग्रीन पीस इंडिया एक नई रिपोर्ट प्रदर्शित करती है क्योंकि भारत में विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश है, और ये इस रिपोर्ट सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के आकलन के लिए नासा के डेटा का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा ए, भारत विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि CITES के पक्षकारों का जो 18वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? पेरिस में, नई दिल्ली में, कोलंबो में, जेनेवा में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ये कोलंबो में आयोजित किया गया था। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वां संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तो 62 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की समितियां उनके जो अध्यक्ष थे। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, वाराणसी में। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी में जो है कि कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्त करना, लगानों का नगद परिवर्तन करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, लगान का नगद में परिवर्तन करना। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को, सुखदेव को, सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त को जो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी और 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को जो है भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर उनको सिल्वर जेल यानी कि अंडमान में भेज दिया गया था। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थ की जो बर्फ़ की परत होती है उसको ढककर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नष्ट करके। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन एक ही मात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना थी या 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार बनी। कब? 1947 का आधार बनी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।